ये बीमारी जब तक पकड़ में आती है तब तक ये इरिवर्सिबल डैमेज, जो मतलब हम उलट नहीं सकते, वहां तक पहुंच चुकी होती है। सारा दिन आपको लग रहा है कि गाड़ी में बैठे एकदम से सो जाएंगे या बातें करते हुए सो जाएंगे, या रात को खुद ही लगने लग गया कि यार सांस भूखा आता है, तो ऐसे केसेस में एक स्लीप स्टडी जरूर कराइए। खराटे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। इसको हम हर इंसान को जिसको खराटे आते हैं वो एक बीमारी का लक्षण नहीं है, बट जिन लोगों को ये बीमारी होती है तो उनको खराटे जरूर आते हैं। उसके बाद मैंने फिर जलंधर में ही किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे सी पाइप रिकमेंड की और उनका हमने सी पैप हटवाया है। उसका नंबर हमारा 130 से ऊपर जा चुका है, क्योंकि जब हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो एकदम से हमारा बीपी शूट करने लग जाता है, हमारे जो डायबिटीज़ के लिए हम प्रोन हो जाते हैं, हमें मेमोरी लॉस भी होने लग जाता है, हमें टेंशन भी रहने लग जाती है, सारा दिन सुस्ती के कारण हम डिप्रेशन के भी मरीज हो जाते हैं। हर बंदे ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऑक्सीजन की मात्रा जनरली 98-99% तक मानी जाती है और सोते हुए 95% तक हम उसको नॉर्मल मानते हैं। भी आपका 90 से नीचे लेवल आ जाए तो हॉस्पिटल में जाइए। क्यों? क्योंकि 90 के नीचे हमारी ऑक्सीजन मात्रा कम होने के कारण हमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये चंडीगढ़ में हीलिंग हॉस्पिटल में ये डॉक्टर लोकेश मित्तल के बारे में मैंने स्टडी किया। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? तो हम स्लीप एपनिया में ज़्यादा काम करते हैं और बिकॉज एयरवे इन्वॉल्व है, हमने अपने सारे इक्विपमेंट स्लीप लैब, जैसे हमारे पास खुद की अपनी 6 से 7 स्लीप लैब्स हैं, ठीक है, जो कहीं पे रेयरली ऐसा मिलता है। मतलब एज का कोई हैगा ना, ਜਾਂ जनरेशन ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बीमारी बचपन से ही शुरू होती है। हमारे पास एक दिन पहले आते हैं, ऐसे केसेस में हम उनकी स्लीप स्टडी करते हैं, उनको मशीन दी जाती है, वो स्लीप स्टडी करते हैं उससे, और अगले दिन हम उनकी दूरबीन की जांच कर कर उनको बताते हैं कि कौन कौन सी रुकावटें हैं। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਘਰਾੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 34 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲਵਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है डेली पोस्ट में आप। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर लवकेश मित्तल है। मैं यहाँ पर खराटों से जो सांस रुकने की प्रॉब्लम है उसका इलाज किया जाता है, और हम यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुली काफ़ी लोगों का इसमें इलाज कर भी रहे हैं। डॉक्टर साहब स्लीप एपनिया जिवें तुसीं इस नूं सर्जरी कहंदे हो, ਖਰਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਖਰਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखिए खराटे, इसको हम हर इंसान को जिसको खराटे आते हैं वो एक बीमारी का लक्षण नहीं है, बट जिन लोगों को ये बीमारी होती है तो उनको खराटे ज़रूर आते हैं। अब इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर हम बहुत साइलेंट खराटे ले रहे हैं, बहुत कम मात्रा में खराटे ले रहे हैं, हमारे अगल बगल वालों को नहीं समझ में आ रहा, या हम सिर्फ थकान के टाइम, या कई लोग दारू पीने के बाद अगर उनको खराटे आते हैं और नॉर्मल टाइम पे नहीं आते, तो ऐसे केसेस में ये बीमारी के साथ नहीं जुड़ा होता। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि वो खराटों का जो वॉल्यूम है, उसकी जो आवाज़ है वो बढ़ने लग जाती है, और आवाज़ बढ़ने के कारण एक समय आता है कि जब वो आवाज़ बीच में रुक कर एकदम से लंबा खराटा भरने लग जाते हैं। जैसे कि हम एक रेगुलर खराटा ले रहे हैं, लेते लेते वो खराटा बीच में रुक गया
और एकदम से सडनली हमने लंबा खराटा लिया, तो वो उस समय जो उसके अगल बगल के लोग हैं वो ये सोचते हैं शुक्र है रब दा, ऐ सोया थोड़ा सा रुक के दे खराटे, मैं थोड़ा सोवा। बट इस टाइम ऐसा नहीं होता, उस टाइम अपना सांस ही रुक जाता है और एकदम से वो लंबा सांस भरता है। तो जब ये बीमारी एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है तो ऐसे केसेस में पेशेंट का एकदम से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको ये समझ नहीं आता कि मेरा वजन इतना क्यों बढ़ रहा है। तो उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म से। जब हम खराटे लेते लेते बीच में खराटे रुक जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा फॉल करने लग जाती है और ऐसे केसेस में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ते ही हमारी बॉडी हमारी सिक्योर मोड पे चली जाती है कि हम अपनी बॉडी से कुछ भी लूज आउट नहीं करेंगे। और ऐसे केसेस में पेशेंट को हंगर बाउट्स, जिसको पंजाबी में भूख की तलब कहते हैं, ऐसी भी भूख की तलबें उनको ऐसी लगती है कि जिसमें वो बहुत कुछ खा जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी के फैट रिजर्व्स बढ़ने लग जाते हैं। और जब वो वजन बढ़ता है तो और हमारी रुकावटें बढ़ती चली जाती हैं। वो रुकावटें हमारी नाक से लेके छाती तक के सांस के रास्ते में रहती हैं, जो कि नाक की हड्डी, नाक के मांस फूलना, तालू बड़ा होना, टॉन्सिल्स बड़े होना, एडिनॉइड टिश्यू जो बचपन से ही रहता है। हाँ, तो फिर हमें इसमें डायग्नोस्टिक के लिए इसमें सबसे पहले हमें इसकी स्लीप स्टडी करके देखना होता है कि हमारा 1 घंटे में कितनी बार सांस रुक रहा है, उसको AHI स्कोर्स कहा जाता है। अगर हमारा 5 से ज़्यादा रुक रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और आपके लिए भी एक चिंता का विषय हो जाता है। अगर कोई आपको मशीन लगाकर आपको मॉनिटर पे दिखाए कि मेरा 15 बार सांस रुक रहा है, तो आप भी उस दिन अस्पताल से नहीं जाओगे कि भाई ये 15 बार सांस रुक रहा है, इसको ठीक करो। क्योंकि हम घर में सो रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है इस चीज़ का, और ये चीज़ आपके स्पाउस को, जो आपको सोते हुए देख रहे हैं, ब्रदर सिस्टर मदर, तो उनको ज़्यादा पता रहती है। और ये बीमारी जब तक पकड़ में आती है तब तक ये इरिवर्सिबल डैमेज, जो मतलब हम उलट नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच चुकी होती है। तो आज इस माध्यम से मैं ज़रूर मरीजों को एक संकेत देना चाहूँगा कि अगर आप खराटे लेते लेते बीच में आपका खराटा रुक जाता है और उसके बाद एक आप लंबा खराटा भरते हो, तो पहला जो सिम्टम जो आज आपने इस वीडियो से सीखा वो आपने नहीं भूलना। अगर आपको खुद भी पता है कि आप खराटे मारते हो तो आप अपनी वाइफ को, स्पाउस को, जो भी आपको सोते हुए देख रहा है, उनको इस साइन को ढूंढने को जरूर बोलें। दिन में बैठे बैठे सुस्ती आना, आप कहीं चेयर पे बैठे हैं सो गए, मीटिंग में बैठे हैं सो गए, गाड़ी भी चला रहे हैं उस टाइम भी कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं लोगों के, बगल में बैठे हैं बात करते करते सो गए, तो ऐसे में भी ये एक बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण है। सारा दिन सुस्ती में रहता है मरीज और उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ नहीं करना, जब भी उसको बोलो सोने को वो सोने के लिए तैयार है और उधर से वजन बढ़ रहा है। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? देखो, जो भी किताबों में लिखा जाता है वो लोगों से ही पूछ के लिखा जाता है, लिखने वाला भी तो इंसान है। तो ऐसे ही जो किताबों में लिखा है वो लोगों ने ही बताया है। तो ये कई बार हर इंसान को एक जैसा सिम्टम नहीं होता, पहले इस बात को समझिए। अगर मुझे बुखार आएगा और आपको बुखार आएगा तो क्या पता मैं तड़प जाऊं और आपको कुछ भी ना हो। ऐसे ही कई लोगों को खराटों के कारण बहुत ज़्यादा सांस रुकता है और कई बार उनको कम लगता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहते हैं कि मेरी वाइफ मुझे ज़बरदस्ती कर रही है, उसको लगता है कि मेरा रात को सांस रुक रहा है, या मेरे को वीडियो बना बना के मेरे बच्चे दिखाते हैं कि मेरे सांस के झटके आ रहे हैं। कई लोग तो सोते सोते अपने आप ही उठकर चेयर पर बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो उठ के वहाँ पे जा चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडी वो रिस्पॉन्स दे रही है। कई बार पेशेंट को रात को बहुत बार पेशाब भी जाने लग जाता है, उन्हें लगता है वो कोई डायबिटीज़ ना होगी हो या किडनी का कोई प्रॉब्लम ना होगा, वो भी चेक करा लेते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि जब हमें रेफर्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हें हमें तो सब कुछ चेक कर लिया, एक बार स्लीप की भी एनालिसिस कर लो, तब जाके ये सब चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। बट इस लेवल को सीरियसलेस लेवल पर कौन लेके आएगा? सबसे पहले जो अगर आपको दिन के अंदर सुस्ती रहती है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। सारा दिन आपको लग रहा है कि गाड़ी में बैठे एकदम से सो जाएंगे या बातें करते हुए सो जाएंगे, या रात को खुद ही लगने लग गया कि यार सांस औखा आता है, तो ऐसे केसेस में एक स्लीप स्टडी जरूर कराइए। एक बेसिक सी स्टडी जो आपकी सारी एनालिसिस कर लेती है, जिसको हम बीमारी को, खराटों को वैसे मदर ऑफ ऑल डिजीज़, सारी बीमारियों दी माँ कहते हैं, क्योंकि जब हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो एकदम से हमारा बीपी शूट करने लग जाता है, हमारे जो डायबिटीज़ के लिए हम प्रोन हो जाते हैं, हमें मेमोरी लॉस भी होने लग जाता है, हमें टेंशन भी रहने लग जाती है, सारा दिन सुस्ती के कारण हम डिप्रेशन के भी मरीज हो जाते हैं।
बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसको घर कर लेती हैं, और आखिरी में जब तक पहुंचते हैं तो किडनी लीवर तक को भी ये नहीं छोड़ती। तो अगर इसको छोटे से लेवल पर आपको एक स्लीप स्टडी करवा ली जाए, जो कि एक मशीन ने करनी है, जो मैंने भी नहीं करनी, आपने भी नहीं करनी, तो अगर वो मशीन बता रही है कि सांस रुक रहा है तो वो सच है, और अगर वो कह रही है नहीं रुक रहा तो वो भी सच है। तो उसमें हम भी क्या कर लेंगे और आप भी क्या सुन लोगे। तो ऐसे केसेस में मैं सबको यही इत्तला देता हूँ कि ਸਾਹ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫਿੱਟ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ऑक्सीजन की मात्रा जनरली 98-99% तक मानी जाती है, और सोते हुए 95% तक हम उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर आपकी सांस की रास्ता 95% तक ऑक्सीजन दे रहा है, उसको हम कोई भी गिले शिकवे में नहीं लेते। और जैसे कि हमने सब में कोरोना ने कोविड टाइम में सीखा कि जब भी आपका 90 से नीचे लेवल आ जाए तो हॉस्पिटल में जाइए। क्यों? क्योंकि 90 के नीचे हमारी ऑक्सीजन मात्रा कम होने के कारण हमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। हमारी छाती, हमारे ब्रेन तक, हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती। तो जब भी हम स्लीप स्टडी में लोएस्ट डिसैचुरेशन को देखते हैं कि वो हमारी मिनिमम मात्रा कहाँ जा रही है, तो स्लीप स्टडी में कई बार हमें 40 भी देखने को मिलता है। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲੀਪ ਐਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? देखो, घट से घट हमने जो आज तक देखी है वो हमने देखी है 36, जो कि मैं उस पेशेंट को भी ये समझाया कि मुझे नहीं पता कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, 36 पे कैसे कोई इंसान जी सकता है। ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? हाँ जी हाँ, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, मानिए कि हम अब आप लोग कोई भी लद्दाख साइड या कश्मीर साइड जाएगा तो वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं इस चीज़ के कि लो ऑक्सीजन डू नॉट एंटर, सिविलियंस की एंट्री नहीं है वहाँ, और वहाँ तो ऑक्सीजन 90 है। आप यही चीज़ को 40, 45, 50, 55 पे यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन 100% चल रही है वहाँ पे उसके साथ कैसे जी रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमारे सारी वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब शायद अगर धरती पर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम भी ना होते। अब और हम यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन का ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर और ज़्यादा अगर देखें तो फिर मून पे क्यों नहीं है, कहीं और पे हमारी हैबिटेशन क्यों नहीं है, मार्स पे क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं ढूंढी जा रही, और इधर हम होते हुए भी ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा नहीं ले पा रहे। तो ये हमारी एक जानलेवा स्थिति की तरफ बढ़ सकता है। सडन कार्डियक अरेस्ट, एकदम से दिल का दौरा पड़ना, एकदम से स्ट्रोक आ जाना, एकदम से किडनी फेलियर हो जाना। फिर उसको जब हम रिवर्स करके देखते हैं तो हमें बीमारी की जड़ तो पता चल जाती है। कई मरीजों को ये भी पता चल जाता है कि मुझे स्लीप एपने के कारण हुआ, बट वो उस अंग को एक इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है, जिसके लिए अब हम सारी उम्र उसके लिए हमें उसके साथ रिपेयर मोड में चलना पड़ता है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ नहीं प्रॉब्लम ਇਹ। देखिए, इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये कैसे शुरू हुआ, सारा चीज़ें कैसे शुरू हुई। हम खराटे लेते हैं, हम खराटे क्यों लेते हैं? सबसे पहले इस बात को समझिए। बचपन से ही हमारे गले में टॉन्सिल या एडिनॉइड्स की टिश्यू रहते हैं, जो कि अक्सर ये लोग सोचते हैं 12-13 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, 20 से 30% बच्चों में ये ख़त्म हो जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अब आजकल की डाइट पैटर्न जो सन 2000 से बहुत ही बदल चुकी है, ऐसे केसेस में वो ऑर्गन्स, टॉन्सिल और एडिनॉइड पूरे नहीं ख़त्म होते और छोटे मोटे लेवल पर 50%, 60% वहाँ रुक जाते हैं, या किसी डर के कारण माँ बाप उसको नहीं निकलवाते। वही चीज़ें हमारी गठित होकर सांस के रास्ते की नैरोइंग कर देती है। नैरोइंग होने के कारण वो अब बच्चा माउथ ब्रीदर भी बन जाता है, मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। तो ऐसे केसेस में जब वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है तो उसका जबाड़ा खुल जाता है और जीभ पीछे की तरफ गिरना शुरू कर देती है। और ऐसे केसेस में, जैसे कि इसमें हम समझाएं, तो जब मुंह खुलेगा मरीज का तो ये जबड़ा पीछे की तरफ जाएगा और ये जीभ पीछे की तरफ गिरने लग जाएगी। अब ये जीभ का काम क्या था? जब ये मुंह बंद रहेगा तो नाक से जो हवा जाएगी वो जीभ को अपने आप ऊपर उठा के रखेगी, बट ऐसे केसेस में ये नहीं हो रहा। वो जीभ पीछे गिर रही है तो जीभ की मांसपेशियां भी खराब होने लग गई। उधर से जो एडिनॉइड और टॉन्सिल्स थी उसने भी सांस रोकना शुरू कर दिया। तो सडनली एकदम से रात को झटके आना जानलेवा इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सांस ही छाती तक नहीं पहुंच पाता। अब हम ये क्यों कर पा रहे हैं? पहले 1980 में एक मशीन जिसको CPAP कहते हैं उसका जब निजात हुआ
तो वो जनरेटर जैसी आवाज़ पैदा करती थी। उस समय भी लोगों ने इसको लगाया कि वो दूसरे कमरे में मशीन है, पाइप यहाँ पर लगा के वो सो रहा है, क्योंकि उसको अपना सांस बचाना है। इसमें इम्प्रूवमेंट्स आई, बड़ी बड़ी कंपनियां फिलिप्स, रेसमेड इसके अंदर घुसी, $1 बिलियन इंडस्ट्री का निवारण हुआ इसके अंदर। अब सन 2010 के बाद, ठीक है, अब इसके बारे में और एडवांसमेंट्स आई कि क्या इसकी जड़ तक जाया जा सकता है। पहले इसकी जड़ इस तरह नहीं ठीक की जाती थी क्योंकि ब्लडलेस टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं थी। सर्जरी के दौरान खून चलता है, ये सबको पता है, बट अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो सर्जरी के दौरान खून नहीं चलता और हम सांस के रास्ते के साथ डील कर रहे हैं। तो सांस के रास्ते में अगर हम ब्लडलेस टेक्नोलॉजी से उस चीज़ को ठीक कर देंगे तो हमारा सांस का रास्ता खुल जाएगा। बस इस बात को समझना ज़रूरी है कि अब हमारे को भी एक होमवर्क है, हमारे को भी एक दायित्व है। तो जो मुंह खोलने की हैबिट है वो हमारे डिलेड ट्रीटमेंट के कारण आई। तो उसके लिए आगे जो हम आपको प्रावधान बताते हैं कि मुंह कैसे बंद किया जाए, अपनी एक्सरसाइजेस कैसे की जाएं, आपका वजन जब एकदम से आपको ऑक्सीजन मिलती है ऑपरेशन के बाद तो कुछ दिन ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ? देखिए मोस्टली लोग हमारे पास एक दिन पहले आते हैं। ऐसे केसेस में हम उनकी स्लीप स्टडी करते हैं, उनको मशीन दी जाती है, वो स्लीप स्टडी करते हैं उससे, और अगले दिन हम उनकी दूरबीन की जांच कर कर उनको बताते हैं कि कौन कौन सी रुकावटें हैं जिनके कारण उनका सांस रुकता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही केसेस सर्जरी के होते हैं, कुछ केसेस सर्जरी के नहीं भी होते। जो लोग बहुत ही आगे चले गए, जिनका मतलब अब हमें भी तो एनेस्थीसिया देना है, हमें भी उनको समझाना है, तो कई लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं। ऐसे केसेस में वो हाई रिस्क केसेस हो जाते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में समझाया भी जाता है। और कई लोग तो हमारे ही सामने बैठे बैठे सो रहे होते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो सो जाते हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पे उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे केसेस जो मतलब 150 किलो से ऊपर चले गए हैं, ऐसे केसेस में कोई रिस्पॉन्स आने की संभावना नहीं रहती क्योंकि टिश्यूज़ ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो एक जो सर्जरी की ड्यूरेशन रहती है वो हमेशा 45 से सवा घंटे तक रहती है, डिपेंडिंग हमारी कितनी ऑब्स्ट्रक्शन साइट्स हैं उसके अंदर, और उसको 2 से 3 दिन यहाँ पर रखा जाता है। कई बार स्टेजेस में भी करने की ज़रूरत होती है, अगर पेशेंट को पहले से ही बीपी भी बहुत ज़्यादा है, शुगर भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर रुकावटें ज़्यादा हैं तो उनको स्टेजेस में भी किया जाता है। और पेशेंट को फर्स्ट फॉलोअप पहली बार जब बुलाया जाता है तो 10 दिन बाद बुलाया जाता है, 10 दिन के बाद उनको फ्री कर दिया जाता है और बाकी की आगे ऑनलाइन कंसल्टेशंस के साथ हम फॉलो करते हैं। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? देखिए जो उनके दिन के सिम्टम्स रहते हैं, दिन में सुस्ती आना, गाड़ी चलाते हुए नींद आना, कंसंट्रेशन कम रहना, एकदम से जाग सोते नींद आ जाना, तो ये तो उनकी ऑपरेशन के 2 या 3 दिन के बाद ही ठीक हो जाते हैं। और जो रात को जो झटके से उनको सांस रुकता था वो भी उनका 99% ठीक हो जाता है। थोड़े बहुत खराटे रहते हैं जो कि वजन के साथ, जीभ की मोटाई के साथ जुड़े होते हैं, हमारी मुंह के सांस लेने के कारण जुड़े होते हैं, तो उनको आगे उनकी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं कि भाई कैसे उसकी माउथ ब्रीदिंग को हम ख़त्म किया जाए। तो मैक्सिमम जो अगर हम चोकिंग की बात करें कि सांस रुकने की प्रॉब्लम हमें 5 या 6 दिन से पता चल जाती है कि पेशेंट को नहीं हो रही, और अगर हम साइलेंट ब्रीदिंग वाइल स्लीपिंग, मतलब आराम से सो रहा है बंदा, कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो हम उसके BMI के हिसाब से उसको वज़न कंट्रोल करके, जो कि 1 से 3 महीने, अगर किसी का ज़्यादा है वज़न, मानो 120 है तो उसको 3 महीने लग सकते हैं, और अगर किसी का 80 है तो उसको 1 महीने में ही वो साइलेंट ब्रीदिंग तक पहुंच जाता है। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए जो हमारे पेशेंट्स काफ़ी जम्मू कश्मीर से हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से, देहरादून साइड से, या फिर हम ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ? नहीं, देखो ऑपरेट करने के लिए है, बट हम इसमें स्पेशल काम कर रहे हैं। हम जनरली अगर कोई मेरे पास कान के वो सर्जरी के लिए आएगा तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए, वो इसमें ज़्यादा काम करते हैं। तो हम स्लीप एपनिया में ज़्यादा काम करते हैं, और बिकॉज एयरवे इन्वॉल्व है, हमने अपने सारे इक्विपमेंट, स्लीप लैब, जैसे हमारे पास खुद की अपनी 6 से 7 स्लीप लैब्स हैं,
ठीक है, जो कहीं पे रेयरली ऐसा मिलता है। हमारे अपने हाईटेक एंडोस्कोप्स हैं, हाईटेक ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट्स, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स हैं इसकी थोड़ी ज़्यादा हैं। ये सर्जरी भी अभी 10-15 साल से ही मार्केट में आई है, तो ऐसा हर जगह वो करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਆਪਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ को CPAP लगा हुआ था और उनका हमने CPAP हटवाया है, उसका नंबर हमारा 130 से ऊपर जा चुका है। और जिन लोगों ने CPAP को ऑप्ट ही नहीं किया और जिन्होंने बोला कि जो पहले ही समझ गए, उनका नंबर हमारा 1000-1200 से ऊपर जा चुका है। तो ओवरऑल अगर देखें तो स्लीप एपनिया में हम अराउंड 1300-1400 सर्जरीज कर चुके हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे 2 या 3 करते हैं जो आज की स्थिति में। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਸੀਏ, ਯੂਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, MP ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। देखो मैं अभी जानता नहीं हूँ, वैसे आप बाहर हमारी OPD के पेशेंट्स रहते ही हैं ऑलमोस्ट, शायद आपको 3-4 पेशेंट्स मिल जाएं। जब आप बाहर जाएंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता बाहर कौन वेट कर रहे होंगे, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बीमारी बचपन से ही शुरू होती है। उसको एक मियर टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स के माध्यम से जाना जाता है। वो टॉन्सिल और एडिनॉइड गले में मांस होते हैं जो सांस के रास्ते में मांस हैं। अब टॉन्सिल्स यहाँ पर हैं, एडिनॉइड्स यहाँ पर हैं, तो जब वो बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाएगा तो इवेंचुअली वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू करेगा। जब वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू करेगा तो उसकी जीभ मोटी होने लग जाएगी। जीभ मोटी होने लग जाएगी, एक बहुत बड़ा कैस्केड में वो फंस जाता है। फिर आखिरी में क्या होता है, वो एक मशीन लगाता है, जैसे कि वो मशीन हम देख पा रहे हैं, वो मशीन लगाता है, उसके वो वहाँ से सांस फेंकेगी और जितनी भी रुकावटों के बीच में से सांस फैला के एक आर्टिफिशियल एयर हमारी छाती में फेंकेगी। ਮਤਲਬ ਜਾਨਲੇਵਾ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ इंसिडेंट हो गया तो बंदे की जान में खतरा है। कई लोगों को तो इसमें इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो जाता है, जो हमारे पेशेंट्स हमें बताते हैं कि उन्हें घर से कहीं जाने में ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहते हैं यार हम कहाँ जाएं, कि किसी रिलेटिव के जाएंगे तो कैसे मशीन लेके जाएंगे, शादी में जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, इवन फ्लाइट में जाएंगे तो कहीं। एक हमारे नेशनल हाईवेज़ के पेशेंट थे, उन्होंने हमें बताया कि सर मैं MP में भी काम करता हूँ, मैं राजस्थान में भी काम करता हूँ, मेरे को तो मैं फ़्लाइट ही नहीं ले सकता, मैं बस इनोवा में अपना बेड बना के CPAP लगा के वहाँ पे ट्रैवल करता हूँ। जो चीज़ मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ मैं उसके लिए 24 घंटे की ट्रैवलिंग करता हूँ। तो ये बहुत कोर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जो कई बार पेशेंट भी अपने से शेयर नहीं करता, इवन कि वो अपने मन में ही छुपा लेते हैं इस दुख को। तो शायद आपके माध्यम से हम उनके मन तक घुसें, उनको समझाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारे पास आएगा, हर कोई बोलेगा कि, बट आप इस बात को समझिए, अगर हम कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार मिलने में कोई गलती या कोई शिकवा नहीं है। हमसे मिलिए, हमसे समझिए। हमारे मोस्टली जब भी आप OPDs में आएंगे, हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स भी आए ही होते हैं, उनसे भी आप मिलिए, या फिर आपके इलाके के जो पेशेंट्स हैं उनके नंबर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। बट अगर आप हाई रिस्क केस हैं, आपको खुद ही पता है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका BP बहुत ज़्यादा है, आपका शुगर बहुत ज़्यादा है, तो ये सोच के मत आइए कि हम साथ ही सब कुछ करने लग जाएंगे। आपको सबसे पहले कंट्रोल किया जाएगा, आपको रडार में रखा जाएगा और फिर ये सब चीज़ें आगे सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन जड़ तक जाया जाएगा। इसमें हमारी कॉल रहती है, पेशेंट की जल्दबाजी हम बेयर नहीं करते। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर, थैंक ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ अपना डॉक्टर लोकेश मित्तल, उन्होंने हमें दिया मशीन। रात में मशीन लगाई, जब ये सो गया है वो मशीन ने फिर इसका जो ग्राफ था वो दिया। लास्ट ग्राफ जो है 49, 49 मतलब ऑक्सीजन लेवल 49 आया। ऑक्सीजन लेवल ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 90, नहीं 87 से तो ऊपर होना चाहिए। ਯੰਗ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। 30 ਸਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਖਰਾਟੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖਰਾਟੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਖਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 49-50% ਆ ਗਿਆ। 90 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਐਪੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਐਪੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਹਾਂ ਸਾਂਸ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਤੇ ਸਾਂਸ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪਾਸ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗੇ। तो कलकत्ता गड्डी से कलकत्ता राजधानी 'ਚ ਸੀਗਾ। तो ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ तो ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਹੀਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ, तो लिंक से मैं आपा वीडियो वेख्या, वीडियो वेख के फिर इधर मतलब ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਸਰਤ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਪ ਐਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 34 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? नहीं बिल्कुल थे। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। मेरे को ऑक्सीजन लेवल बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा। अब हाँ, अब सांस लेने में अभी, और रिसेंटली अभी किया ना 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ। जी जी ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ? जी बिल्कुल, अभी बहुत रिलीफ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन लेवल कम थी, बहुत सोने में तकलीफ थी बहुत ज़्यादा। मैं घर के बाहर निकलती ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं सर, ज़्यादा है सर। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 900,000 फ्रॉम कश्मीर टू चंडीगढ़ सर। 1000 किलोमीटर? 1900 तो होगा ही होगा सर। 9 किलोमीटर। ते के बारे में सुना था बहुत, डॉक्टर साहब के बारे में। रिसेंटली इनके फ्रेंड ने भी किया, मेरे हस्बैंड है, इनके फ्रेंड ने भी की थी। लोकेश मित्तल जी जी, लोकेश मित्तल सर। इनके फ्रेंड ने इन्हीं के पास सर्जरी कराई थी। उन्होंने एडवाइस किया बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप यहाँ आ जाओ। पहले और भी कितने कराया जानते नहीं गए, कश्मीर गए थे, बट अब सर्जरी के लिए डायरेक्ट इधर ही। उन्होंने बोला कि ये बेस्ट डॉक्टर है, आप इसके पास कोई जाओ। देसी दवाइयां भी खादियां सी किस तरह दे कोई मतलब? ना 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 ना, सर्जरी कराई है डायरेक्ट देखा ना ब्लॉक के जब निकला, मैंने को रात में सोने की में बहुत प्रॉब्लम होती थी, ऑक्सीजन लेवल नहीं जाता था। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ, नींद आ ਜਾਂਦੀ सही सारा कुछ? हाँ बिल्कुल Actually होते मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि गले में थ्रोट में सर्जरी है, तो डॉक्टर साहब ने भी रिस्ट्रिक्ट मतलब कराए हैं बात करने के लिए थोड़ा सा, इसलिए इनकी आवाज़ भी सही सुनते ने, सही प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਟੇ। और स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, केयरिंग है, बहुत केयरिंग है। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਰਾਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ
ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम जोसेफ है, मैं जलंधर से हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਘਰਾੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਰਾਟੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? जी हाँ जी, मेरे को रात को सोने वक्त ये खराटे आ रहे थे। ਘਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ठीक, उसके बाद मैंने फिर जलंधर में ही किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे सी पाइप रिकमेंड की। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰਾਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ 5 साल तो ही। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 साल तो ਤੇ है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। जी जी, मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर डॉक्टर ने किसी ने मुझे बोला कि आप सी पाइप लगाओ, तो 5 साल मैंने सी पाइप यूज की। ਸੀ ਪਾਈਪ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ? जी जी, 5 साल लग सोता जी। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ। जी हाँ, बहुत इरिटेट होता था मैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये चंडीगढ़ में हीलिंग हॉस्पिटल में ये डॉक्टर लोकेश मित्तल के बारे में मैंने स्टडी किया कि ये स्लीप अपीनिया की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ये डॉक्टर एक्सपर्ट है ENT के। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਏ ਨੂੰ? मैं ऑपरेट कराए ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? मैं ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਣਿਆ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਘਰਾਟੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਸ਼ੂ, ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਹ बेहतरीन आता है। ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? अब दवाई बंद है, दवाई डॉक्टर साहब दी 10 दिन की सारी बस। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫालतू ਦਵਾਈ नहीं, फालतू दवाई कोई नहीं है। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹ weight loss ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ weight ਆਲਮੋਸਟ 100 kg ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹ weight ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਘਟਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 34A 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪ ਐਪੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।